नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो सेशन के अंदर हम करने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान का अधिगम टॉपिक आज इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर आपके विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न और साथ ही साथ जो आगामी परीक्षाओं में छपने वाले जो प्रश्न हैं वो इस वीडियो सेशन के अंदर हम करने वाले हैं। ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, खास करके रीट पात्रता 2025 के लिए। और साथ ही साथ आप थर्ड ग्रेड मेंस जब दोगे आप, तब भी ये प्रश्न है वो आपके लिए बहुत ही शानदार उपयोगी होंगे। तो आपको प्रश्न है वो शानदार लगेंगे, वीडियो पूरा जरूर देख लेना आप। तो पहला प्रश्न है, आपके सामने दिख रहा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है। तो इसमें लिख रखा है कि हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार आना, चढ़ना, भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में, इनमें से सभी। तो हमें अधिगम का उदाहरण हमें बताना है कि इनमें से कौन सा है। तो अधिगम का उदाहरण कौन सा है कि हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन स्वीकार करना, ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, अधिगम कहलाएगी। अब स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार आना, ये अधिगम नहीं है, ठीक है, कोई व्यवहार में इसमें परिवर्तन नहीं है। चढ़ना, भागना, फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में, ये भी कोई अधिगम का उदाहरण नहीं है। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। साथ साथ में आप ये प्रश्न कर भी सकते हो, उत्तर आप जरूर लिख सकते हो। दूसरा प्रश्न है कि नवीन ज्ञान व नवीन अनुभव अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई थी। तो नवीन ज्ञान और नवीन अनुभव अर्जन करने की जो प्रक्रिया है उसी को क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। यह परिभाषा देने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम क्या था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, गेट्स एवं अन्य, क्रो एंड क्रो, वुडवर्थ और स्किनर। तो कौन से वैज्ञानिक थे, वुडवर्थ। लास्ट में ये आप जरूर लिखना कि आपके कितने % इनमें से सही हो रहे हैं। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है, यह कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है, यह कथन किस शिक्षाविद द्वारा दिया गया। यह रीट लेवल 1 23/7/2021 को पूछा गया प्रश्न है। स्किनर के द्वारा, वुडवर्थ के द्वारा, क्रो एंड क्रो और गेट्स एवं अन्य। तो आपको बताना है ऐसी बात कहने वाले शिक्षाविद का नाम क्या है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की क्या है, एक प्रक्रिया है। तो ऐसा कहने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे, स्किनर थे। इसके अलावा 4 नंबर प्रश्न आता है, अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं। कि अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या फिर व्यवहार में क्षमता में, व्यवहार की जो क्षमता है में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है, अधिगम, अनुभूति, विचारण, प्रेरणा। तो क्या कहेंगे, इस बात को हम अधिगम कहते हैं, क्योंकि अधिगम क्या होता है, स्थायी परिवर्तन है वो होता है, और वो भी क्या, अपेक्षाकृत स्थायी। और जब आपसे सिर्फ स्थायी पूछे तो आपका ये प्रश्न गलत हो जाता है। ये भी पूछा गया प्रश्न है रीट लेवल 2 शिफ्ट, ठीक है, 24/7/2022 को। आगे प्रश्न आता है आपका 5 नंबर। देखो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही साथ ये प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और वीडियो को लाइक कर लेना, और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, जिससे हम और भी आपके जो पहले हमने एक अभिप्रेरणा टॉपिक डाला था, अभिप्रेरणा टॉपिक के PYQ और MCQ हमने पूरा करवा दिया है, वो हमारे चैनल पे इसी पे आपको मिल जाएगा। अब अधिगम है, उसके बाद में बाल विकास करवा देंगे, और व्यक्तित्व है वो टॉपिक भी करवा देंगे हम, और बारी बारी से सभी टॉपिक आपके लिए करवा देंगे, जिसमें सिर्फ MCQ और PYQ इसके अंदर रहने वाले हैं। 5 नंबर है, सही विकल्प चुनिए कि अधिगम क्या है। 5 नंबर में पूछा है, थर्ड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न कि अधिगम क्या है। तो सक्रिय और निष्क्रिय प्रक्रिया, निष्क्रिय प्रक्रिया, शांत रहना, सक्रिय प्रक्रिया। तो बताना है अधिगम क्या, किस प्रकार की जो आपका होता है, अधिगम क्या होता है, एक सक्रिय प्रक्रिया होता है। और अभिवर्ती की जो प्राप्ति अधिगम है, अधिगम की उपरोक्त परिभाषा किसने दी है, ऐसा हमसे पूछा गया। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, हिलगार्ड ने, वुडवर्थ ने, किंग्सले एवं गेरी ने, क्रो एंड क्रो ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो किसने कहा था ये बात, क्रो एंड क्रो ने, कि ज्ञान और अभिवृद्धि की प्राप्ति क्या होती है, अधिगम होती है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 7 नंबर प्रश्न, जिसमें आपको दे रखा है कि अधिगम के संबंध में सत्य कथन छांटिए। तो सीखने की प्रक्रिया में व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास व अनुभव के कारण होता है। सत्य कथन बताना कि सीखने की प्रक्रिया में व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास व अनुभव के कारण होता है।
क्या बिल्कुल सही है क्या अधिगम के बारे में? तो ये तो बिल्कुल सत्य दिखाई दे रही है बात, क्योंकि व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास और अनुभव के कारण ही होता है। सीखने से व्यवहार में होने वाला परिवर्तन तुलनात्मक रूप से क्या होता है? स्थायी होता है। अपेक्षाकृत या तुलनात्मक, ये भी सही है। उसके बाद में परिवर्तन व्यवहार की क्षमता तथा बाह्य व्यवहार दोनों में हो। परिवर्तन क्या होना चाहिए? व्यवहार की क्षमता में और बाह्य व्यवहार दोनों में होना चाहिए, तभी क्या माना जाएगा? अधिगम माना जाएगा। तो ये लाइन भी सही है, तो उपयुक्त सभी इसमें हो जाएगा। अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है, ये आपको बताना है कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल सही बात है। अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होता है, ये भी सही है। अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है, बिल्कुल सही बात है। अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे गलत हो जाएगा। जन्मजात नहीं होता है, अर्जित करना पड़ता है। अधिगम प्रक्रिया में सही कड़ी को चुनिए। अधिगम की प्रक्रिया में सही कड़ी का आपको चयन करना है। थर्ड ग्रेड 2013 में सेकंड ग्रेड 2013 में पूछा गया है। तो इसके अंदर कड़ी है वो क्या होगी, इसमें हमें बताना। तो लक्ष्य, समायोजन, प्रेरक, परिवर्तन। तो इसके अंदर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और हमें सही वाले का चयन करना है। तो पहले क्या आएगा? प्रेरक, उसके बाद में लक्ष्य, फिर समायोजन होगा और फिर क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो ये वाली लाइन इसमें सही हो जाएगी। प्रेरक, लक्ष्य, समायोजन और परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है? अधिगम के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त कथन आपको बताना है 10 नंबर प्रश्न में कि यह प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं। यह अप्रकट प्रक्रिया है, यह अनायास होता है, यह व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है। तो ये वाला तो गलत ही हो जाएगा। यह अनायास है, ये भी गलत है। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा निकट ये हो जाएगा कि यह प्रक्रिया है, क्या नहीं है? उत्पाद नहीं है। सेकंड ग्रेड 2018 संस्कृत एजुकेशन में पूछा गया प्रश्न है। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको शानदार प्रश्न मिलने वाले हैं और पूरा टॉपिक कवर करवा दूंगा। जो भी आपके प्रश्न आएंगे अधिगम से संबंधित, तो रेट के अंदर आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। 9 थर्ड ग्रेड मेंस के अंदर होगा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है सेकंड ग्रेड 2018 में कि अधिगम क्या है? समायोजन है। उसके बाद में अधिगम के बारे में बताया, बिल्कुल सही है। अधिगम है वो सार्वभौमिक होता है, ये बात भी सही है। अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय, अवलोकनीय होता है और अधिगम का परिमाण व्यवहार परिवर्तन होता है। अधिगम का जो परिणाम है वो इसमें थोड़ा गलत लिखा गया, परिणाम है वो व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो ये भी बात सही है, ये भी सही है और ये क्या हो जाएगी? गलत। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है? अधिगम की सही विशेषता नहीं है वो हमें बताना है कि अधिगम कोई परिणाम न होकर क्या होती है? एक प्रक्रिया होती है, बिल्कुल सही बात है। अधिगम प्रक्रिया सदैव ही उद्देश्यपूर्ण होती है, तो ये तो बिल्कुल सही। अधिगम हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है। अधिगम है वो अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव पर आधारित होता है, बिल्कुल राइट बात है। मूल प्रवृत्ति तथा प्रतिक्षेपी क्रिया की वजह से व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम है, ये क्या हो जाता है? गलत हो जाती है। तो मूल प्रवृत्तियों के कारण जो आपका व्यवहार में परिवर्तन हो उसमें कभी भी अधिगम है वो नहीं हो सकता। निम्नलिखित में से सीखने की कौन सी विशेषता नहीं है? तो सीखने की कौन सी विशेषता नहीं है ये प्रश्न पूछा गया है। तो सीखना एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। सीखना लक्ष्य प्राप्ति में मदद करता है, ये भी सही बात है। सीखना अभिप्रेरणा एवं परिपक्वता पर निर्भर करता है, तो ये लाइन भी आपकी सही बैठती है, ठीक है। लेकिन सीखना केवल औपचारिक है, ये क्या हो जाएगी? गलत। आसान सा प्रश्न था ये तो। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है? सेकंड ग्रेड जुलाई 2023 में पूछा गया प्रश्न है, कौन सी विशेषता नहीं? अधिगम क्या होता है? उद्देश्यपूर्ण होता है, सही है। अधिगम का मापन निष्पादन के आधार पे होता है, बिल्कुल। देखो अधिगम है वो निष्पादन नहीं है, लेकिन मापन किससे होता है? निष्पादन से होता है। अधिगम से नई क्रियाओं का अर्जन होता है और पुरानी क्रियाओं में परिमार्जन होता है, तो बिल्कुल सही बात है ये भी। लेकिन थकान, परिपक्वता इत्यादि से होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है, ये क्या होती है? यहाँ पे गलत होती है। अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो अभ्यास के कारण व्यवहार में परिवर्तन सही है क्या? बिल्कुल सही बात है। अभ्यास के कारण व्यवहार में परिवर्तन होगा, वो माना जाएगा। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन वैसे तो अपेक्षाकृत होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन दे रखा है तो हम सही मानेंगे। नवीन व्यवहारों का अर्जन, ये भी सही है, लेकिन परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन क्या नहीं होता? अधिगम नहीं होता, तो इस ऑप्शन को हम मान लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम हेतु सही नहीं है?
तो अधिगम है वो उद्देश्य पूर्ण लक्ष्य निर्देशित होता है, बिल्कुल सही है। अधिगम समायोजन में सहायक है, ये भी बात सही है। अधिगम में अनुभवों का पुनर्गठन शामिल है, अधिगम में अनुभवों का पुनर्गठन शामिल होता है, ये भी बात सही है। लेकिन अधिगम है वो अस्थानांतरणीय नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, स्थानांतरणीय होता है। तो ये ऑप्शन इसमें गलत, पीटीआई 2023 में पूछा गया ये प्रश्न है। आगे वाला प्रश्न आता है आपका 17 नंबर प्रश्न है कि क्रो एंड क्रो के अनुसार मानव अधिगम में अंतर्निहित मानसिक प्रक्रियाएं हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार मानव अधिगम में अंतर्निहित मानसिक प्रक्रियाएं हैं, इनमें से कौन कौन से इसमें दे रखा है कि निर्देशन, चयन, सूझ, तो कौन सी हो जाएंगी, देखो इसमें कि क्रो एंड क्रो के अनुसार मानव अधिगम में, क्रो एंड क्रो के अनुसार मानव अधिगम में अंतर्निहित मानसिक प्रक्रियाएं हैं, वो कौन सी है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो निर्देशन भी होता है, चयन भी होता है और सूझ भी होता है, तो इसके अनुसार उपयुक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद में किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या है, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन है, वो क्या कहलाएगा, ये हमें बताना है। तो क्या कहलाएगा, क्या अधिगम कहलाएगा, क्या अस्थायी नहीं होता है अधिगम, तो अभिप्रेरणा, अस्थायी अधिगम ये भी नहीं कह सकते। अभ्यस्तता, इसको क्या कहेंगे हम, अभ्यस्तता कहेंगे कि किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाएगा, अभ्यस्तता। और अभ्यस्तता क्या चीज़ होती है, जैसे देखो जहाँ रेलगाड़ियाँ चलती है, जैसे पटरी के आसपास जिनके घर होते हैं ना, वो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे ही ट्रेन आती है ना, तो वो अपने आप क्या हो जाते हैं, उनका अभ्यास हो जाता है कि वो फिर उनको ध्यान नहीं जाता। लेकिन आप अचानक से करो वहाँ पर जाके रहना शुरू करोगे तो आपको नींद नहीं आएगी। उसके बाद में वह अधिगम जिसके द्वारा शरीर की विभिन्न अनुक्रियाओं के लिए पर्यावरण के नियंत्रण मानव शरीर की मांसपेशियों को प्रशिक्षित किया जाता है कहलाता है। तो क्या कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाता है, गामक कहलाता है। उसके बाद में निम्न में से कौन से सीखने के सही स्तर है, सीखने के सही स्तर हमसे पूछा गया है, रीट लेवल 2 2015 के अंदर पूछा गया है। तो कौन से होते हैं, इसके अंदर सही वाला देख लेते हैं। पहले तथ्य, फिर सूचना, फिर ज्ञान प्राप्त करना, फिर बोध होगा, फिर क्या होगा, प्रज्ञान होगा। तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध और प्रज्ञान, ये वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद में अधिगम की प्रक्रिया में सबसे प्राथमिक चरण है, तो अधिगम की प्रक्रिया में सबसे पहला चरण है वो कौन सा होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो कौन सा होता है इसके अंदर, अभिप्रेरणा। उसके बाद में आदम सीमित जीवन चक्र में कार्यरत जीवाणु के समूचे प्रभावों को परिपक्वता कहते हैं। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है कि आदम सीमित जीवन चक्र में कार्यरत जीवाणु के समूचे प्रभाव को परिपक्वता कहते हैं। यह परिभाषा है वो किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी, ये हमें बताना है। तो किसने दी थी, ये गेसल ने दी थी। परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है, हाँ या नहीं, ये हमसे पूछा गया 23 नंबर में। तो क्या होगा, नहीं, परिपक्वता के कारण अधिगम नहीं होता है। उसके बाद में अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अधिगम और परिपक्वता के बारे में हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन है वो सही है। तो आपका दे रखा है कि यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता है तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाते हैं। कि यदि मानव का विकास केवल किससे हो, परिपक्वता से होता हो, तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाते हैं। तो यही बात क्या हो जाती है, इसके अंदर सही हो जाती है। बाकी ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है, तो बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया इनमें से कौन सी नहीं है, ये हमसे पूछा है। प्रतिबिंबन बिल्कुल है, तर्क बिल्कुल है, कल्पना बिल्कुल है, लेकिन परिपक्वता है वो बालकों में अधिगम की प्रक्रिया नहीं हो सकती। रीट लेवल 1 में पूछा गया। निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। परिपक्वता को अधिगम से अलग करने वाली प्रक्रिया हमसे पूछी गई है कि कौन सी होती है। तो जो परिपक्वता, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। यही बात क्या करती है, परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। ठीक है। अधिगम के संबंध में कौन उपयुक्त नहीं है, अधिगम के संबंध में कौन उपयुक्त नहीं है, रीट लेवल 2 में पूछा गया प्रश्न है। तो हमसे पूछा गया कि अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता है। अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव तो
पड़ता है, ये सही रहता है। इसके अंदर हमसे क्या पूछा, उपयुक्त, हमने कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। तो बताओ, अधिगम तो पर तो परिपक्वता का प्रभाव है, वो इसके अंदर लिखा है कि नहीं पड़ता है, लेकिन क्या होता है इसके अंदर तो पड़ता है। उसके बाद में आपका प्रश्न आता है 28 नंबर प्रश्न कि अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा होता है। परिपक्वता एवं आयु है वो व्यक्तिगत कारक होता है। देखो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना सभी के पास में, जिससे देखो अभिप्रेरणा मैंने करवा दिया, अधिगम या टॉपिक हम कर ही रहे हैं, उसके अलावा बाल विकास बचेगा आपका, उसके बाद में व्यक्तित्व बचेगा, बुद्धि लब्धि वाला बचेगा, वो सारे टॉपिक मैं आपको करवा दूंगा। स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है, यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है। स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है, यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है। रीट लेवल 1 में पूछा गया है, तो किससे संबंधित है, सामाजिक कारक से संबंधित है। अधिगम के हमें पूछा गया है, देखो बड़ा प्रश्न है, इसमें पूरा स्क्रीन पे लेने की कोशिश करेंगे कि अधिगम के निर्धारक नीचे दिए गए हैं। प्रश्न आप पढ़ लेना, अधिगम के कारक है वो नीचे दिए गए हैं हमें, कि अधिगम की प्रकृति, अभिप्रेरणा का प्रभाव, विन्यास का प्रभाव और अभ्यास। और हमसे पूछा है कि उपरोक्त निर्धारकों का उपयोग करते हुए बताइए कि अधिगम के निर्धारकों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। तो अधिगम के निर्धारक हमसे पूछा गया है और हमसे पूछा है कि कौन सा इसमें से सही है। तो देखो, चारों के चारों इसमें क्या दे रखे, अधिगम के निर्धारक दे रखे, या अधिगम की प्रकृति, अभिप्रेरणा का प्रभाव, विन्यास का प्रभाव, अभ्यास, सारे के सारे क्या इसमें सही है। उसके बाद में आप प्रश्न नंबर आता है 31, असुमेलित छांटिए कि स्वास्थ्य है वो व्यक्तिगत कारक है। तो स्वास्थ्य क्या है, व्यक्तिगत कारक, बिल्कुल सही है। विद्यालय का प्रवेश है वो सामाजिक कारक है, बिल्कुल सही है। और जो रुचि और अभिवृत्ति है वो क्या होगी, मनोवैज्ञानिक कारक। अध्यापक की विषय पर पकड़, ये व्यक्तिगत कारक है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है। कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक हमसे पूछा गया है, तो कौन सा होगा, अभिप्रेरणात्मक एवं स्वयंगात्मक अवस्था है वो सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक होता है। रीट लेवल 2 में पूछा गया यह प्रश्न। मनोविज्ञान में कितने प्रकार के अनुबंधन का उल्लेख है। मनोविज्ञान में कितने प्रकार का, इसमें हमसे पूछा गया है कि अनुबंधन का उल्लेख है, ये हमसे पूछा गया है 33 नंबर प्रश्न में। और हमसे पूछा गया है कि कितने प्रकार का जो आपका अनुबंधन है उनका उल्लेख इसके अंदर आपको मिलता है। तो कितने प्रकार का मिलता है आपको, 2 प्रकार के अनुबंधन का उल्लेख हमें मिलता है। शास्त्रीय अनुबंधन के प्रतिपादक कौन है। शास्त्रीय अनुबंधन के प्रतिपादक कौन है, तो कौन है, इवान पावलोव शास्त्रीय अनुबंधन के प्रतिपादक है। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था, तो इसका उत्तर भी क्या रहता है आपका 35 नंबर प्रश्न के अंदर क्या हो जाएगा आपका, पावलोव द्वारा। उसके बाद में इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा समझा जा सकता है। तो इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित जो आपका शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है अधिगम को निम्न के द्वारा समझा जा सकता है। तो किसके द्वारा समझा जा सकता है, 36 नंबर में किसके द्वारा, साहचर्य के द्वारा समझा जा सकता है। पावलोव के प्रयोग में यूसीएस है। पावलोव का जो उन्होंने प्रयोग किया, खाना, कुत्ता, लार, घंटी, ये इस प्रकार से उन्होंने किया था। तो इसमें यूसीएस पूछा है, स्वाभाविक उद्दीपक के बारे में हमसे पूछा गया। तो क्या है उसमें, भोजन। पावलोव द्वारा दिए गए प्रयोग में सीएस किसे अंकित करता है, तो सीएस किसको अंकित करता है ये हमसे पूछा गया। तो घंटी की ध्वनि को। यूसीएस तो क्या हो गया, स्वाभाविक तो हो गया भोजन, अस्वाभाविक क्या हो गया, घंटी। उसके बाद में आपका प्रश्न आता है, प्रश्न पढ़ लीजिए पहले तो, कि 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना घटित होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है, तो देखो बार बार जब बिजली चमकती है ना तो वो उछलता है। तो ये कौन से सिद्धांत के अंतर्गत जो सीखता है ना इस चीज को उछलना, तो ये कौन से सिद्धांत का उदाहरण है, ये हमसे पूछा गया है। ये 39 नंबर प्रश्न। तो किसका होगा, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत होगा।
राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवालों को हल करना नहीं आया। कई बार के निराशाजनक अनुभव में असफलता हाथ लगी। लंबे भाग के सवालों को देखते ही वह चिंतित हो जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक स्वयंगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है। तो कौन सा होगा इसके अंदर? आपका ऑप्शन, 4 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, तो असफलता या बगनासा इसके अंदर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 41 नंबर है कि पावलाव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकाता है, किंतु इससे पहले भी, अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज़ सुनता है। इस संवर्ती को कहा जाता है कि पावलाव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकाता है, बल्कि इससे पहले भी, अर्थात जब वह सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज़ सुनता है। मतलब पावलाव ये के प्रयोग के आधार पर ये कह रहे हैं भी कुत्ते के मुंह में मांस रखने से उसके लार नहीं आती। जब वो मांस खिलाने के लिए आता है, सीढ़ियों से उतरता है, तो जैसे जैसे सीढ़ियों की आवाज़ आती है ना, तब भी उसके मुंह में लार आ जाती है, उसे पता चल जाता है कि मांस आ गया है। तो यह पूछा है कि इस संवर्ती को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये हमसे पूछा गया कि इस संवर्ती को आप कहोगे क्या। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो क्या कहेंगे 41 नंबर के अंदर? तो इसे कहेंगे अनुकूलित उत्तेजना कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुकूलित उत्तेजना इसको कहने वाले। विलोपन के कुछ समय बाद ही यदि अनुक्रिया पुनः होती पाई जाए तो क्या कहलाएगी? विलोपन के कुछ समय बाद ही यदि अनुक्रिया पुनः होती हुई पाई जाए तो क्या कहलाएगी? ये हमसे पूछा गया 42 नंबर के अंदर। तो क्या कहलाएगी? स्वतः पुनर्लाभ। विलोपन के कुछ समय बाद ही, मतलब जैसे विलोपन हो गया, कोई भी आप घटना सीखे थे उसको आप भूल गए, जैसे घंटी बजने से उसके मुंह में लार आ रही थी, भोजन आ रहा था तुरंत तो उसके लार आ रही थी। जैसे ही आप बार बार घंटी बजाई, आपने भोजन नहीं आया तो वो भूल गए, विलोपन हो गया उसका, वो फिर लार नहीं टपका रहा। लेकिन फिर करे दोबारा अगर घंटी बजाई और उसके क्या आ गई? लार आ गई, तो इसको क्या कहते हैं? स्वतः पुनर्लाभ। उसके बाद में राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज़ खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग है। तो सीधी सी बात है, पहले तो शुरू में खरगोश को राजू से क्या लगता था? काफ़ी दूर रखा गया। क्यों? राजू खरगोश से डरता था और धीरे धीरे उनकी दूरियां कम की गई और वो गोद में खेलने लग गया, तब भी वो कंफर्टेबल था। यह उदाहरण है वो किसका है? ये हमें पूछा गया है। तो बताओ किस चीज़ का उदाहरण होगा? ये 43 नंबर में हमें पूछा गया है। तो किसका होगा? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत हो जाएगा। अधिकांश अतार्किक भय के पीछे कारण होता है। अधिकांश अतार्किक जो भय होता है ना, उनके पीछे का कारण क्या होता है? ये हमसे पूछा गया है। तो क्या होता है? प्राचीन अनुबंधन। उसके बाद में शास्त्रीय अनुबंधन को प्रभावित करने वाले कारक है। शास्त्रीय अनुबंधन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से? ये हमसे पूछा गया है। तो कौन कौन से? अनुबंधित व अनुबंधित उद्दीपकों के बीच का अंतराल बिल्कुल सही है। अनुबंधित उद्दीपकों के प्रकार एवं तीव्रता, ये भी सही है। अनुबंधित उद्दीपकों के प्रकार, तो ये भी सही है। तीनों के तीनों इसके अंदर सही है और ये प्रभावित करने वाले होते हैं। 46 नंबर आता है कि जब अनुबंधन की प्रक्रिया में अनुबंधित उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है तो यह विधि क्या कहलाती है? कि अनुबंधित उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक को क्या किया जाए? एक ही साथ प्रस्तुत किया जाए। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? सहकालिक कहलाएगी। ठीक है। विलंबित में क्या होता है कि जैसे ही वो एक बार जो अनुनाबंधित होता है ना, वो कंप्लीट हो, उसके तुरंत बाद या मतलब उसके बजते रहते ही आ जाए तो वो विलंबित होता है। किस प्रकार के अनुबंधन अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी है? तो किसके लिए होता है अनुबंधन सबसे अधिक प्रभावी? 47 नंबर में। तो किसके होगा? विलंबित के लिए सबसे अधिक प्रभावित होता है। अनुबंधित व अनुनाबंधित उद्दीपकों के मध्य अंतराल से यह स्पष्ट कीजिए कि अनुबंधित अनुक्रिया प्राप्त करने की सबसे प्रभावशाली विधि है कौन सी है? ये हमसे पूछा गया है। तो कौन सी है? विलंबित अनुबंधन। ये हमने बताया है पहले वाले प्रश्न में। अनुबंधन की प्रक्रिया में उद्दीपकों की प्रकृति का अनुबंधन पर पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में सत्य कथन है। अनुबंधन की प्रक्रिया में उद्दीपकों की प्रकृति का अनुबंधन पर पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में सत्य कथन हमसे पूछा गया है। तो विमुखी उद्दीपक द्वारा अनुबंधन तीव्र गति से होता है। यही क्या हो जाएगा इसमें? सही। विमुखी उद्दीपक द्वारा अनुबंधन तीव्र गति। विमुखी कौन से होते हैं? डर, भय, इस प्रकार से। इसमें क्या होता है? अनुबंधन तेजी से होता है। उसके बाद में निम्न में से अधिगम का मुख्य नियम है। अधिगम का मुख्य नियम हमसे पूछा गया है कि कौन सा है? तो कौन सा होता है? नियम नहीं है, ये हमसे पूछा है। तो प्रभाव का है, तत्परता का भी है, अभ्यास का भी है, लेकिन मनोवर्ती का नियम है, तो अधिगम से संबंधित नहीं है। ठीक है। ये प्रश्न आपके
अधिगम से संबंधित थे, जिसमें मैंने 50 प्रश्न आपको करवा दिए हैं और इसमें आगे आपके प्रश्न बचते हैं, लगभग आपके 100 प्रश्न और शेष है। ठीक है, वो भी आगामी वीडियो में मैं करवा दूंगा। 50 इसमें करवा दिए, 100 आगे वाले वीडियो में मैं करवा दूंगा। अगर आप सभी का अच्छा साथ रहा और आपने सभी ने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया और चैनल को सब्सक्राइब करोगे और आप कमेंट करोगे तो आपके लिए ज़रूर हम आगामी वीडियो भी जरूर कराएंगे। इसके अलावा मैंने बताया ना, अभिप्रेरणा वाला वीडियो मैंने पहले से डाल रखा है, वो भी आप जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वो। उसमें मैंने अभिप्रेरणा पूरा टॉपिक कवर करवा दिया है। इसमें तो हमने अधिगम के 85% देखे और 100% और है, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। वो भी PYQ है, ठीक है, और साथ में क्या है, MCQ है, तो वो भी मैं करवा दूंगा। 100% हो रहा है इसके। उसके बाद में हम बाल विकास कर लेंगे, व्यक्तित्व कर लेंगे, बुद्धि लब्धि कर लेंगे और पात्रता के तो ये टॉपिक है। फिर क्या हो जाएगा अपना, ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये 3rd ग्रेड मेंस के लिए भी उपयोगी और रीट के लिए भी छपने वाले प्रश्न है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।